बस इस घर के सामने ही। कावेरी के निर्देश पर ड्राइवर ने कैब रोक दी। टैक्सी से उतरकर बैग कंधे पर लटकाए लंबे लंबे ढक भरती हुई कावेरी गेट खोलकर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ दिन पापा के साथ बिता लूं, फिर सब दुख दर्द भूल जाने की नई सी उमंग लेकर ही वापस लौटूंगी, सोचते हुए कावेरी ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका डोरबेल बजाई। अरे वाह कावेरी, आओ आओ। अचानक बेटी को आया देख कावेरी के पिता सुधांशु का चेहरा खिल उठा। पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुधांशु से मिलते ही कावेरी की कृत्रिम मुस्कान खनकती हंसी में बदल गई। कमरे में पैर फैलाकर सोफे पर पीठ टिकाकर वह आराम से बैठ गई। थक गई शायद, मैं अभी तुम्हारी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय बनाकर लाता हूँ, कहकर सुधांशु किचन में चले गए। आप क्यों? निर्मला नहीं आई है क्या आज काम पर? कावेरी सुधांशु के पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, एक जरूरी काम के सिलसिले में आज जयपुर के लिए मुझे निकलना था। निर्मला तो इसलिए जल्दी काम करके निपटा कर चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दूँ अब। तुम आ गई हो घर पर इसलिए। कावेरी बोली, पापा आप चले जाइए, जल्दी वापस आएंगे ना? मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। कावेरी प्रसन्न दिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। इस बार उदित नाराज़ नहीं हुआ तुम्हारे कुछ दिन यहाँ बिताने पर? दिल्ली में हो तो भी बस सुबह आकर शाम को चली जाती हो। हाँ, वापस एक दिन कहाँ रहने देता है वह तुम्हें मायके में? सुधांशु के मन में अपने दामाद के प्रति छिपी शिकायत शब्दों में झलक रही थी। ऑफिस के काम से आज ही उदित सिडनी गए हैं, इसलिए आपके साथ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बना लिया मैंने, कावेरी ने अपने पिता को समझाया। गुड। सुधांशु के चेहरे पर एक लंबी रेखा खिंच गई। कावेरी भी मुस्कुरा दी और फिर ड्राइंग रूम में रखे बैग को अपने कमरे में ले जाकर सामान निकाल अलमारी में लगाने लगी। सुधांशु के साथ बातचीत कर कावेरी का मन हल्का हो गया, लेकिन अपने पापा के जाते ही उसे उदासी ने फिर से घेर लिया। मस्तिष्क में विचारों की उलझन निराशा को और भी बढ़ा रही थी। शून्य में ताकती वह अपने आप से ही बातें करने लगी। कितना अपनापन है यहाँ, दीवारें भी जैसे अनुराग बसाए हैं अपने भीतर। घर के एकमात्र सदस्य पापा तो जैसे अपना स्नेह ही लुटाते हैं। मम्मी की दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सालों से मम्मी की भूमिका निभाते हुए ममता की छांव के तले धूप सदृश चिंताओं से वह बचाते आए हैं। सभी रिश्ते नाते मिलकर भी जितना प्रेम नहीं बरसा पाते, उतना पापा ने मुझे अकेले ही दिया। और वहाँ कैसे कह दूं कि ससुराल ही अब मेरा घर है। सासू माँ के रूप में खोई हुई माँ मिल जाएगी, यही आशा थी मेरी। ससुर जी से पापा जैसा स्नेह चाहता, लेकिन चाहने मात्र से ही तो सब संभव नहीं होता। फिर और किसी को क्या दोष दूं, जब जीवन साथी अनमना सा रहता है मुझसे। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्यार और अपनेपन के तरस रही हूँ मैं। आशा थी कि कोई नन्ही सी जान आएगी तो नए रंग भर देगी जीवन में। क्या मैं कम दुखी हूँ? माँ न बनने पर सभी मुझे किसी अपराधी सा सिद्ध करने लगे हैं। कावेरी एक बार फिर सब याद कर खिन्न हो उठी। विवाह होते ही उसे नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा था। सारा दिन अकेले घर के काम में पीसती हुई वह 2 बोल प्रेम के सुनने को तरस जाती थी। पति उदित अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रात में कुछ हसीन लम्हों की चाह में वह उदित के करीब जाती तो उसका रवैया ऐसा होता जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। कावेरी को किसी नन्ही आहट की प्रतीक्षा करते हुए 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी गोद सोनी ही थी। उदित का मनोहार कर एक दिन उसे साथ लेकर क्लिनिक चली गई। वहाँ डॉक्टर ने कावेरी व उदित दोनों के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए। उस रात उदित ऑनलाइन हुए रिपोर्ट्स देख रहा था और वह बिस्तर पर लेटे हुए उदित की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। लैपटॉप शट डाउन कर लटका हुआ चेहरा लिए उदित आकर बोला, रिपोर्ट्स देख लिया है मैंने, कहा था ना मैंने तुमसे, लेकिन तुम ही जिद कर बैठी थी कि टेस्ट करवाना है। अब साफ हो चुका है तुम्हारे सिस्टम में कुछ कमी है, इसलिए तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। कावेरी की रुलाई फूट पड़ी थी। अपने को संयत कर हिम्मत जुटा बोली, आप कल प्रिंट निकलवा लेना रिपोर्ट का। ऐसी समस्याओं से कई औरतें 2-4 होती हैं, इलाज तो होता ही होगा कोई ना कोई। हम कल ही डॉक्टर के पास फिर से चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अब अपनी इस कमी का तमाशा बनवाने का। कोई पूछेगा तो कह देना कि अभी नहीं चाहते परिवार बढ़ाना। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी तानाशाह सा आदेश दे उदित मुंह फेरकर लेट गया। तिरस्कृत हो कावेरी बस आंसू बहाकर रह गई थी।
उदित ने अगले दिन अपनी माँ को रिपोर्ट के बारे में बताया। बस फिर क्या था, आते जाते ताने कसने देने शुरू कर दिए उन्होंने। ससुर जी उदित को बार बार याद दिलाना नहीं भूलते थे कि उनके रिश्ते में एक भाई ने अपनी बहू के मां न बन पाने की स्थिति में अपने इकलौते बेटे को तलाक दिलवाकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया था। उपेक्षा और प्रताड़ना के अंधेरे से घिरी एक तंग सी गली में वह स्वयं को अकेले पा रही थी कावेरी। उदित भी अक्सर डपट देता था उसे, कहता, मुंह फुलाकर क्यों रहती हो हमेशा, कम से कम मेरे सामने तो मनहूस सा चेहरा लिए ना आया करो। पिछले दिन के अपमान का दंश भी अब तक मरमाहत कर रहा था कावेरी को। मेरठ से उदित की बुआ जी मिलने आई थीं। कावेरी ने हमेशा की तरह उनका अभिवादन सत्कार किया। उन्होंने अपने अचित परिचित अंदाज में कावेरी को गोद भर जाने का आशीर्वाद दिया तो पास खड़ी कावेरी की सासू माँ तपाक से बोल उठी, सपने देखने बंद कर दो जीजी, अब यह सुख हमारे हिस्से में कहाँ। बस अब तो हमारा आंगन बच्चे की किलकारियों के लिए हमेशा तरसता ही रहेगा। यह सुन बुआ जी आंखें फाड़ मुंह पिचकाते हुए बोली, अरे यह क्या कर रही हो तुम। कावेरी की सूरत देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई अफसोस है अपने इस अधूरेपन पर। औरत का सारा बनाव श्रृंगार बेकार है अगर एक संतान भी न दे सके परिवार को। क्या करे अब, यह बांझ लिखी थी लड़के के हिस्से में तो जी जलता रहेगा अब तो सदा यूं ही हमारा। जहर बुझे तीर से शब्दों का वार आसानिया हो गया और कावेरी वहां से चुपचाप चली गई। अपमान और दुख से विचलित हो रात में उसने उदित को यह सब बताया तो उदित उल्टा उस पर बरसने लगा। किस किस का मुंह बंद करोगी कावेरी, कुछ गलत तो नहीं कहा बुआ जी ने और माँ ने। जानती हो ना कि कल 8 बजे की फ्लाइट है, मुझे सिडनी जाना है। सोचा था जाने से पहले तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन तुमने सारा मूड ऑफ कर दिया। लाइट बंद करके सो जाओ, अब मुझे कल देर हो जाएगी। मैं भी कल पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ही फ़ोन पर बताया था उन्होंने। पहली बार कावेरी ने उदित से झूठ बोला। पापा के फ़ोन का बहाना बनाकर आज वो मायके आ गई। बचपन में जब कोई बात उसे विचलित करती थी तो पापा के थपकी देकर सुलाते ही सारा तनाव उसका छूमंतर हो जाता था। उसी थपकी की चाह में कुछ दिन पापा के साथ यहाँ बिताने आई थी। एयरपोर्ट पहुंचकर सुधांशु ने मैसेज भेजा तो नोटिफिकेशन टोन सुनकर कावेरी की सोच पर विराम लग गया। मैसेज पढ़ने के बाद किचन में जाकर वह अपने लिए नूडल्स बनाकर लाई और वापस कमरे में आ टीवी ऑन करके बैठ गई। किसी फिल्म में विवाह का दृश्य चल रहा था। गठबंधन की रीत दर्शाए जाने के उपक्रम में वर के कंधे पर लटके पटुका में सिक्का, दोवी, चावल, हल्दी व फूल रख एक गांठ लगाकर उसे वधू के दुपट्टे से बांधा जा रहा था। कावेरी के 7 फेरों से पहले भी सुखमय भविष्य और मन को बांधने के प्रतीक के रूप में गठबंधन की रस्म अदा की गई थी। लेकिन हुआ क्या, उदित के कंधे पर लटके दुपट्टे में बंधा गोल सिक्का कैसे तिरस्कार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बदल गया, वह जान ही नहीं सकी। दुर्वा उसे हरा भरा खुशहाल जीवन कहाँ दे सकी, वह तो कंटीली झाड़ियां ही चुभ रही है। मानसिक शांति तो अब एक सपना सा लगने लगा है। गठबंधन ने दोनों के मन को तो नहीं बांधा, हाँ कावेरी के पाँव में जंजीर जरूर बन गई थी, जिसे न तो वह तोड़ पा रही थी और न ही अपने अस्तित्व को यूं कैद में देख पा रही थी। वह डोरबेल बजने से कावेरी सोच के दलदल से बाहर आ गई। दरवाजा खोला तो सामने नमन को देख मुरझाया मन खिल सा गया उसका। नमन उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए नमन बेंगलोर चला गया था। एमबीए करने के बाद नोएडा स्थित एक विदेशी कंपनी में बतौर मैनेजर वह काम कर रहा था। नमन का एक पैर पोलियो के कारण बेहद कमजोर था। उस पैर में वह कैलिपर पहनकर रखता था, तभी उसका चलना फिरना संभव हो पाता था। नमन के मन में कावेरी के लिए विशेष स्थान था, लेकिन इसका कारण कावेरी का अप्रीतम सौंदर्य या उसकी पढ़ाई में अव्वल होना नहीं था। इसका कारण तो कावेरी का नमन के प्रति सम्मान और स्नेही व्यवहार था, जो सहानुभूति से नहीं मित्रता की सुगंध से सुवासित था। विवाह के बाद कावेरी का मायके में आना कम होने लगा तो नमन से मिलना जुलना बंद सा हो गया था उसका। लेकिन कावेरी की मित्रता जैसे ऊर्जा बनी हमेशा नमन का हाथ पकड़े साथ साथ चला करती थी। नमन आया तो कावेरी पहले के रंग में रंग गई। बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुराने दोस्त, स्कूल व कॉलेज के टीचर्स और मौसम का मिजाज सब कुछ समा गया था उनकी बातचीत के मध्य। इतने हंसी खुशी माहौल में कावेरी अपना दर्द
नमन को बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि नमन जैसा अंतरंग मित्र उसकी मुस्कान देखकर ही अनुमान न लगा लेगा कि वह दिल से निकली खुशनुमा मुस्कुराहट है या हंसी का जामा पहने हुए गहन पीड़ा। कुछ देर की बातचीत के बाद नमन अचानक पूछ बैठा, क्या हम अतीत की बातें को ही याद करते रहेंगे या अपनी नई जिंदगी के किस्से भी शेयर करेंगे? कावेरी को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वह बोली, मेरी जिंदगी तो वैसी ही है जैसे किसी शादीशुदा स्त्री की जिंदगी हो, सास ससुर पति जिम्मेदारियां, बस और क्या। तुम ही कुछ बताओ ना, कहकर उसके पलके झुका ली। एक खूबसूरत जिंदादिल औरत पति से दूर बैठी हो और एक बात भी उसके बारे में न करे, अजीब लग रहा है मुझे। मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बहुत कुछ दबाए बैठी हो कावेरी अपने अंदर। मन की गिरा खोल दो, प्लीज बताओ ना क्या हुआ। नमन की स्नेह भरी गुहार कावेरी के दिल से आंखों तक पहुंचकर आंसू बनकर झरझर बहने लगी। अपनी सभी आहत अनुभूतियों को उसने एक एक कर नमन के समक्ष खोलकर रख दिया। नमन की सहानुभूति घाव पर मरहम का काम कर रही थी। कावेरी की आप बीती सुनकर नमन सोचता हुआ बोला, कावेरी, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उदित ने तुम दोनों की रिपोर्ट्स को लेकर सच बोला है तुमसे? मतलब उदित ने ऑनलाइन देखी है रिपोर्ट्स, अपनी मर्जी से थोड़ी ही कुछ कहेगा, कावेरी बोली। लेकिन तुमने तो नहीं देखी, फिर प्रिंट्स भी नहीं निकलवाए उसने, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं उसमें कुछ कमी हो? नमन की बात बीच में ही काटकर कावेरी बोल उठी, विश्वास तो नहीं हो रहा है कि उदित इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वह गुस्सैल जरूर है लेकिन धोखेबाज भी, यह कैसे हो सकता है? बेचैन हो वह सोच में डूब गई। उसे चिंतित देख नमन ने उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। एक बार फिर हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। इस बीच सुधांशु का जयपुर पहुंचकर फोन आ गया। नमन वहां आया हुआ है यह जानकर कावेरी के लिए चिंतित सुधांशु को राहत से मिली। नमन से उन्होंने रात में कावेरी के पास ही रुकने का अनुरोध कर दिया। रात के 1 बजे दोनों की उनंदी आंखों ने बातचीत की गतिविधि पर थोड़ा विराम लगा ही दिया। सोने से पहले नमन हौले से मुस्कुराकर बोला, कावेरी, एक बात कहना चाहता हूँ। हम कितने वक्त बाद मिले हैं, इसके बाद न जाने कब मिल पाए। तुम्हें कोई तकलीफ न हो तो एक एक कप कॉफ़ी हो जाए? हाँ, लेकिन कॉफ़ी मैं बनाऊंगा, तुम रुको न यहीं। मैं बस यूं गया और यूं आया। कावेरी मित्र के आग्रह को टाल न सकी। अपने पिता के कमरे में जाकर कावेरी नमन के सोने का प्रबंध करने लगी। नमन कॉफ़ी लेकर आया तो पहली घूंट भरते ही बोली, कमाल की कॉफ़ी बनाते हो नमन, तुम्हारी होने वाली वाइफ से रश्क सा हो रहा है मुझे। कहते हुए कावेरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वहीं बेड पर पैर फैलाकर चैन से बैठ कॉफ़ी का आनंद लेने लगी। नमन ने उसे अपने मोबाइल में उन लड़कियों के फोटो दिखाए जहां उसके रिश्ते की बात चल रही थी। कावेरी से उसकी पसंद की लड़की चुनने को कहकर वह वॉशरूम चला गया। थकी हुई कावेरी वहीं बेड पर लेटी तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई उसकी। सुबह अलार्म बजने पर ही कावेरी की नींद खुली। हड़बड़ाकर बिस्तर से उठकर वह कमरे से बाहर निकली। नमन बालकनी में खड़ा गुलाबी आसमान पर बिखरी छटा निहार रहा था। इससे पहले कि वह रात के विषय में कोई सवाल करती, नमन स्वयं ही बोल उठा, रात को जब मैं चेंज करके अंकल के कमरे में वापस आया तो तुम गहरी नींद में थी। तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और तुम्हारे कमरे में जाकर सो गया। चाय पीकर नमन वापस चला गया। जब तक सुधांशु लौटे नहीं, नमन प्रतिदिन कावेरी से मिलने आता रहा। सुधांशु लौटे तो कावेरी जैसे नन्ही सी बच्ची बन गई। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न थी कि इतने कम समय के लिए जयपुर जाने पर भी पापा यह नहीं भूले कि लाह की चूड़ियाँ उनकी बेटी कावेरी को बहुत पसंद है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कंगनों के साथ ही पापा गुलाबी और पीले रंग में रंगा कोटा पट्टी के काम वाला एक सुंदर लहंगा भी लाए थे। कावेरी अपने पिता के प्यार को देख अपना दुख फिर से भूल गई। देखते देखते 10 दिन बीत गए। अचानक एक दिन कावेरी की तबीयत खराब हो गई। उसे उबकाई के साथ चक्कर भी आने लगा। सुधांशु उसे घर के पास ही डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर सुजाता ने जांच कर दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्ट के लिए सैंपल्स देकर कावेरी घर आकर दवा खाकर आराम करने लेट गई। दोपहर को नमन कावेरी से मिलने आया तो साथ में उसकी पसंद का ढोकला भी लाया। कावेरी की पसंदीदा दुकान का ढोकला
उस पर पापा और नमन का साथ। कावेरी भूल ही गई कि वह बीमार है। तीनों की बातों और ठहाकों से पूरा घर गूंज उठा। शाम होते होते कावेरी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सुधांशु चाहते थे कि वह अगले दिन तक रुक जाए, लेकिन कावेरी ने जाना उचित समझा अपने ससुराल, क्योंकि उदित सुबह ही सिडनी से अपने घर लौट चुका था। इधर डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं थी और स्वास्थ्य में सुधार के कारण कावेरी को रिपोर्ट लेना आवश्यक भी नहीं लग रहा था। इसलिए वह कैब बुक करवाने लगी। नमन और सुधांशु का मानना था कि रिपोर्ट एक बार देखनी जरूर चाहिए। कावेरी को लौटने में देर न हो जाए, इसलिए नमन ने कहा कि वह क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर उसका फोटो खींचकर कावेरी को व्हाट्सएप पर भेज देगा। कैब बुलाकर पापा और नमन से विदा लेकर वह टैक्सी में बैठकर अपने ससुराल वापस चलने लगी। कावेरी ससुराल पहुंचने ही वाली थी कि उसे नमन का भेजा हुआ रिपोर्ट का फोटो मिल गया। जब कावेरी ने फोटो डाउनलोड कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रिपोर्ट बता रही थी कि वह गर्भवती है। कावेरी का मन बलियां उछलने लगा। वह जल्द ही उदित से मिलकर यह सुखद समाचार उसे सुनाना चाहती थी। उत्साह से भरी कावेरी दौड़ती हुई उदित के पास जा पहुंची। उदित से आंखें बंद करने को कहकर उसने पर्स से मोबाइल निकाला और रिपोर्ट का फोटो उदित के सामने कर दिया। उदित ने आंखें खोली तो नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गईं। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखते ही उदित के चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर त्योड़ियां चढ़ाते हुए उदित बोला, क्या मजाक है यह कावेरी? कावेरी बोली, मजाक नहीं, यह सच है उदित। और कावेरी खुशी से चहक उठी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उदित आशंका से घिरा था। हो गया बस, कैसे मैं क्या बताऊं? यह तो मुझे भी नहीं पता। अदा से कंधे उचकाती हुई कावेरी उदित से लिपट गई। कावेरी को अपने से अलग कर उदित आक्रोशित हो लगभग चीख उठा। ऐसा नहीं हो सकता कावेरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया है यह आपको? कावेरी ने फिर से पूछा। इस बार कावेरी तुनक कर बोली, यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? मैंने तो सोचा था कि आप यह खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन आप तो। कैसी खुशखबरी कावेरी, कैसी खुशी? सुन लो तुम आज कि मैं पिता नहीं बन सकता। उत्तेजना और क्रोध में उदित के मुंह से सच निकल ही गया। कावेरी सिर पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अपनी रोबीली आवाज में उदित फिर चिल्लाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह बच्चा किसका है? शायद उस नमन का ही है जिसने तुम्हें यह रिपोर्ट भेजी है। कावेरी यह सब सुनकर सहन न कर सकी। तैस में आकर वह बोली, अब समझी कि आपने मुझे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई थी। क्यों नहीं जानना चाहते थे आप डॉक्टर के पास? कितना बड़ा धोखा किया है आपने मेरे साथ। भौंकलाया सा उदित कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचैन होकर वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। असमंजस में पड़ी कावेरी भी आंखों पर हाथ रखकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे की चुप्पी कावेरी का मोबाइल बजने से टूट गई। कॉल नमन का था। उखरी सी आवाज में हेलो बोल मोबाइल पर बात करते हुए वह कमरे से सटी बालकनी में जा खड़ी हुई। नमन बोला, उदित का सिडनी टूर कैसा रहा कावेरी? और तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसे मैंने एक ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है। अरे, मैंने जिस रिपोर्ट का फ़ोटो भेजा था वह तुम्हारी नहीं है। पहले किसी और कावेरी की रिपोर्ट दे दी थी मुझे उन लोगों ने। कुछ देर पहले क्लिनिक से फ़ोन आया था तो मैं दोबारा जाकर वहाँ से सही रिपोर्ट ले आया हूँ। अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारी असली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। कोई बड़ी बीमारी नहीं है तुम्हें, बस थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। ओह, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह क्या हुआ। हाँ, लेकिन उस गलत रिपोर्ट ने उदित को बेनकाब कर दिया है। कहते हुए कावेरी ने पूरी घटना संक्षेप में नमन को बता दी। अब उदित को बता दो रिपोर्ट का सच, सब ठीक हो जाएगा, कहकर नमन ने फ़ोन काट दिया और असली रिपोर्ट कावेरी को भेज दी। फ़ोन पर कावेरी को हताशा में डूबी आवाज़ सुनने के बाद नमन चिंतित था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि उदित को लेकर उसका अनुमान सही निकला और एक छोटी सी युक्ति लगाकर उस झूठ से पर्दा उठाने में वह सफल भी हो गया। हुआ यूँ कि शाम को जब नमन कावेरी की रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंचा तो रिपोर्ट उसे मिली। उस पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखकर वह चौंक गया।
फिर रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर व घर का पता देखा तो वह कावेरी का नहीं था। नमन समझ गया कि यह रिपोर्ट किसी और कावेरी की है। इससे पहले कि वह काउंटर पर जाकर सही रिपोर्ट लेता, उसने अपने मोबाइल से उस रिपोर्ट की एक फोटो इस तरह से खींच कर रख लिया जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई न दे। इसके बाद नमन ने कावेरी की असली रिपोर्ट लेकर अपने पास रख ली। रिपोर्ट नॉर्मल थी, इसलिए उसे कावेरी तक पहुंचाने की जल्दी भी महसूस नहीं हुई नमन को। नमन गलत रिपोर्ट वाला फोटो कावेरी को भेजने के कुछ देर बाद भेजा नमन ने असली रिपोर्ट, ताकि कावेरी उदित को गलत रिपोर्ट दिखा सके और इस बारे में कावेरी और उदित की बातचीत भी हो पाए। गलत रिपोर्ट देखने के बाद उदित की प्रतिक्रिया द्वारा सच झूठ की तरह पहुंचना चाहता था नमन। सही रिपोर्ट भेजने के बाद नमन आशा कर रहा था कि उदित अब शर्मिंदा होकर सच छिपाने के लिए कावेरी से क्षमा मांग लेगा और दोनों का वैवाहिक जीवन एक सुखद मोड़ ले लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदित को जब कावेरी ने बताया कि प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट गलत थी तो निर्लजता और दोगुने वेग से वह कावेरी पर चिल्ला उठा, तो अब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया है कावेरी तुमने। न जाने क्या समझती हो तुम अपने आप को। सिडनी में मैं बहुत खुश था, सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर वहीं चला जाऊं। कावेरी का मन भी तृष्णा से भर उठा। मन के चूर चूर होने की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मन किया कि जोर से चीख उठे, मुंह से जैसे बोल अपने आप ही निकल पड़े। उदित, अपने किए पर शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब तक आपके व्यवहार को मैं आपका स्वभाव समझ सब कुछ सहन करती आ रही थी, लेकिन आप तो पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे थे। क्या हो गया अगर पति पत्नी से में कोई भी संतान को जन्म देने में असमर्थ है? वह आप भी हो सकते थे या मैं भी। रिश्तों का जोर घटाव नहीं जानती मैं, लेकिन इतना समझती हूँ कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, दिमाग का खेल नहीं चलता यहाँ। आप क्या छोड़ेंगे मुझे? मैं आज ही अभी पति पत्नी के नाम पर कलंक बन चुके इस रिश्ते से अपने को अलग करती हूँ। उदित हक्का बक्का सा देखता रह गया कावेरी को और बैग लिए कावेरी उल्टे पांव मायके वापस लौट गई। सुधांशु भी अब क्या कहते, सब कुछ जानने के बाद। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद दोनों का तलाक हो गया। अपनी योग्यता के बल पर स्कूल में टीचर बन कावेरी पूरी हिम्मत से स्वयं को संभाले थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक रिक्तता निरंतर अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे उसके वजूद पर छा रही वह उदासी उसकी उमंगों और खुशियों को ले ही जाती यदि उस दिन नमन अपना दिल उसके सामने खोल न देता। कावेरी, तुम्हें कभी कहने का साहस न जुटा सका। हमेशा एक जुड़ाव सा महसूस होता रहा तुम संग। कुछ कहना भी चाहा कभी तो अपाहिज पाँव ने जैसे मेरी सारी हिम्मत छीन ली। तुम्हारी शादी हुई तो सब्र कर लिया और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अब भी तुम्हें उदास देखता हूँ तो लगता है कि कहीं से खुशियों की गठरी बांध लाऊं और सब कुछ तुम पर निछावर कर दूं। नमन बोला, अपाहिज क्या कह रहे हो नमन? अपाहिज तो उदित था जिसकी सोच ही पंगु थी। काश तुमने कुछ साल पहले ही बता दी होती मुझे अपने मन की बात। कावेरी का गला रूंध गया। तो अब क्या बिगड़ा है कावेरी? क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनकर खुश रह सकोगी? नमन ने कावेरी से पूछा। कावेरी की आंखें ही नहीं मन भी भीग गया। लगा जैसे नमन ने चाहत के दुपट्टे में सम्मान का सिक्का, उमंग सी हल्दी, दुर्वा जैसी खुशी, चावल के दानों सा विश्वास तथा आशा के पुष्प रखकर कसकर गांठ लगा दी हो और उसी कावेरी की कोमल भावनाओं की चूनर से बांध दिया हो। गठबंधन तो आज हो गया हमारा, कहकर कावेरी नमन के गले लग गई और दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।